नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। शशि, विपुल, ईश्वर, प्रसन्नजीत, भावना, मन्नत, सोनम, मुकेश, ललित, पुनीत, अंकुश, सोमवीर, मधु, कनिष्का, जुगल, वर्षा, सैम, अंकित, मनु, डीएच, आदित्य, वेरी गुड इवनिंग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई करने के लिए एकदम तैयार हैं। वेरी गुड। मैं भी एकदम अच्छा हूं। हिमाली धनंजय, जया, गुड इवनिंग। दीप्ति, गुड इवनिंग। चलिए, तो सेशन को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कुछ जरूरी जानकारियां जो आपको देना जरूरी है। हाँ आदित्य, कुछ काम था इसीलिए शाम को अभी क्लास ली है आप लोगों की। सुबह क्लास नहीं हो पाई थी। हाँ जी, तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अनअकैडमी पर इस समय मतलब यूपीएससी सेक्शन के अंदर अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों प्रकार की क्लासेस उपलब्ध हैं। लाइव और मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस आप एक ही सब्सक्रिप्शन आईडी से देख सकते हैं और आपको इसके लिए मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करना होगा, जिसका उपयोग करके आप 10% डिस्काउंट किसी भी कोर्स पर प्राप्त कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे किसी भी कैटेगरी में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ तो आप प्राप्त कर सकते हैं। 16 तारीख को यूपीएससी सब्सक्रिप्शन की कीमतों में 3,000 रुपए का इजाफा होने जा रहा है। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी इस कैटेगरी के अंदर ज्वाइन करता है तो उसे 16 तारीख से पहले सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि यह सब्सक्रिप्शन कीमत जो है ये इंक्रीज होने जा रही है। ठीक है। खान अकेडमी पर 19 दिसंबर को आपका एक कॉम्बैट टेस्ट होने जा रहा है जो कि दोनों भाषाओं में है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर और वेब पर दोनों पर यह उपलब्ध है। आप इसे कर सकते हैं। आप इसमें अगर विनर रहते हैं तो आपको फर्स्ट विनर को आईपैड, एचपी लैपटॉप, किंडल, फिटबिट जैसे गिफ्ट यहाँ पर विद्यार्थियों को दिए जा रहे हैं। एनरोल करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। यदि आप अनअकैडमी पर जुड़कर हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी की फीस को इजी ईएमआई ऑप्शंस पर या लोन फैसिलिटी से भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। लोन फैसिलिटीज के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। लोन आपका 2 घंटे के अंदर अप्रूव करा दिया जाएगा। इसके लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि इस नाम से है उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह दिए हुए हैं, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी पर उपस्थित ऑफर्स के अंदर आप लोगों के पास लाइव मेंटरशिप, स्टडी प्लानर और मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस की व्यवस्था दी गई है। आप इनका उपयोग कर सकते हैं। आइकॉनिक प्लान जिसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से एक मेंटर मिलता है, आप इसको लेके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज के सेशन में मतलब यहीं से आगे अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। लेट्स क्रैक इट। तो साथियों, आज के सेशन में जैसा कि आप सभी को मालूम है मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अमेंडमेंट। क्यों पढ़ने वाले हैं हम ये, आइए मैं इसके बारे में आपको समझाता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब भारत का संविधान बनाया गया तो भारत के संविधान के निर्माताओं ने ये सोचकर बनाया कि आज तो हमने इतनी मेहनत से 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत से एक बड़ा सारा संविधान बना दिया है, लेकिन देश में आज जैसी परिस्थितियां हैं ऐसी आने वाले सालों में तो नहीं रहेंगी। परिस्थितियां बदलेंगी भी। कई ऐसी स्थितियां भी होंगी जिन्हें समय के साथ बदलना जरूरी होगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने अपनी इसी किताब के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें एक प्रावधान डाला और वह प्रावधान संविधान के पार्ट 20 के अंदर मेंशन किया गया। क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? कहने का अर्थ यह था कि एक ऐसा प्रावधान एंट्री करवाया गया
जिसका उद्देश्य अगर कभी इस किताब के अंदर कोई परिवर्तन करना हुआ तो कौन से रूल रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे, इसे ध्यान में रखते हुए संविधान में संशोधन की विधाएं लिखी गई। संविधान में संशोधन में लिखी हुई इन्हीं विधाओं को, इन्हीं कलाओं को हम लोग जो हैं वो संविधान संशोधन के नाम से पढ़ते हैं। और भारत के संविधान में पार्ट 20 जो है वो संविधान संशोधन के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है और इसके अंदर आर्टिकल नंबर 368 के माध्यम से संविधान का संशोधन किया जाता है। ठीक है, क्लियर। पुरोहित लिख रहे हैं कि सर मैं आपसे आया हूं, अलवर आया हूं मिलने, आप मिल पाओगे क्या? पुरोहित कल आप मेरी कोचिंग आ सकते हैं। सुबह तो आप लोगों की क्लास ही रहती है 12:30, इवनिंग में आ जाइए आप, इवनिंग में आप मुझसे मिल सकते हैं 4:30 बजे के आसपास। ठीक है पुरोहित? हाँ, तो क्लियर। तो अब ये जो आर्टिकल 368 है, शिवम बहुत सारा आशीर्वाद, पढ़ाई करें आप। प्रहलाद सुनिए, तो अब हुआ ये कि 368 के अनुसार कुछ प्रावधान बनाए गए कि संविधान का संशोधन किया कैसे जाए। तो चलिए अब एक एक करके आपके सामने उन्हीं चीजों के बारे में चर्चा की जाती है कि भारत के संविधान के अंदर अगर संशोधन करना हो तो प्रक्रियाएं क्या अपनाई जाएंगी। ध्यान से देखने की बात यह है कि आर्टिकल 368 के हिसाब से जो संविधान संशोधन है वो दो ही प्रकार का दिया गया है। दो ही प्रकार से मतलब ये हुआ कि एक प्रकार का संशोधन जिसमें कि स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता है। ये दो प्रकार के जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, इनके अलावा मतलब एक तो है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट और दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट लेकिन साथ में रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। इन कुल मिलाकर के दो चीजों से संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन साथियों भारत के संविधान में कुछ ऐसे संशोधन भी हैं जिन्हें सिंपल मेजॉरिटी के साथ किया जा सकता है, जिसके लिए संविधान संशोधन के अंदर आर्टिकल 368 के तहत दी गई जो भी तकनीक है उनका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो भारत का संविधान है ये दो प्रकार से संशोधित हो सकता है। एक है साधारण तरीके से और एक है स्पेशल तरीके से। साधारण तरीके का मतलब क्या हुआ? सिंपल मेजॉरिटी से। सिंपल मेजॉरिटी से मतलब जैसे कि एक बिल लाया जाता है, एक साधारण बिल लाया जाता है उस प्रकार से। और दूसरा स्पेशल तरीके से। स्पेशल तरीके का मतलब जो आर्टिकल 368 में दिया गया है। आर्टिकल 368 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 368 में एक प्रावधान दिया गया है स्पेशल मेजॉरिटी का, दूसरा प्रावधान दिया गया है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे राज्यों का। यानी कि एक प्रकार से हम ये कहें तो भारत के संविधान के अंदर कुल 3 प्रकार से संविधान संशोधन हो सकता है। सिंपल मेजॉरिटी से, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी से, स्पेशल प्लस आधे राज्यों की परमिशन से। अब सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, फिर सिंपल मेजॉरिटी से संविधान संशोधन होता है तो उसके अंदर करना क्या होता है, मतलब किस प्रकार से, और ये मेजॉरिटीज का मतलब क्या होता है? मतलब एक प्रकार से कि भाई स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, कौन कौन से संविधान संशोधन है, कैसे हम पता लगाएं कि ये संविधान संशोधन इसी प्रकार से होते होंगे, कैसे पता लगाएं? तो चलिए मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। देखो बेटा, जब सवाल आता है सिंपल मेजॉरिटी का, तो यानी कि अब यहां पर जो सवाल बच गया है वो सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी को समझने के लिए बच गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी के मतलब क्या होते हैं, मायने क्या होते हैं। ध्यान से सुनिए। सिंपल मेजॉरिटी का अर्थ होता है संसद में, अब देखो पहले मैं आपको बताता हूं कैसे संविधान संशोधन होता है, लेकिन इसका पहले अर्थ बता दूं और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। संसद में जो सांसद प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनका बहुमत होना,
उनका बहुमत होना या उनकी मेजॉरिटी होना, इसको हम कैसे समझें? देखो बेटा, मान लो कि आज लोकसभा में 543 सदस्यों की संख्या अनुमानित है। 543 सदस्यों में से मान लो किसी दिन 100 सदस्य संसद में उपस्थित हुए, मात्र 100 सदस्य, ठीक है। अब अगर 100 सदस्य संसद के अंदर उपस्थित हुए तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा कि आपको 51 सदस्य अगर किसी बात को परमिशन देते हुए मिल जाएं, ठीक है, तो 51 सदस्य अगर आपको किसी भी बिल पर परमिशन देते हुए मिल जाएं, तो इस प्रकार का काम इस सिंपल मेजॉरिटी वाला होता है। बोले सर, ऐसा तो हम लोगों ने साधारण बिल के केस में भी पढ़ा है। अगर एक सिंपल बिल पास किया जाता है तो आप बिल्कुल सही हैं, साधारण बिल के केस में भी यही चीज लागू की जाती है। साधारण बिल के केस में भी जो बहुमत है वो असल में सिंपल मेजॉरिटी वाला ही होता है। फिर आप पूछेंगे ये प्रक्रिया कैसे होती है? साथियों, प्रक्रिया के नाम पर वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो बिल के केस में अपनाई जाती है। बोले मतलब? देखो बेटा, संसद के अंदर 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है राष्ट्रपति, एक होती है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, ठीक है बेटा? अच्छा, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं? अगर लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल पास हो जाए तो उसे पास होने के बाद में राष्ट्रपति के पास परमिशन के लिए भेजना होता है, तभी जाकर के वो एक्ट बनता है। एग्जैक्टली ऐसे ही यदि आपको कोई संशोधन करना है तो उसे एक प्रस्ताव की तरह से लोकसभा अथवा राज्यसभा में लाना होगा, यहां से पास करवाना होगा और करवा करके राष्ट्रपति के पास उसे परमिशन के लिए भेजना होगा। यानी कि एक प्रकार से ये वही प्रक्रिया है जो कि हम अपनाते हैं एक साधारण बिल के केस में। कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि हम सिंपल मेजॉरिटी की बात करें तो यहां पर जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो वैसे ही है जैसे कि एक बिल के केस में अपनाई जाती है। बोले सर, ऐसे कौन से प्रावधान हैं जहां पर हम सिंपल मेजॉरिटी का उपयोग कर सकते हैं? जैसे बेटा, अगर मान लीजिए कि भारत में किसी नए राज्य की एंट्री करानी है, मान लीजिए अभी 28 राज्य हैं, हमें 29 राज्य बनाने हैं, या मान लीजिए कि कभी कोई बड़ा राज्य है, जैसे कभी मध्य प्रदेश से निकल करके छत्तीसगढ़ निकला, अगर मान लीजिए कभी उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड बाहर बने, तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर हमें नया राज्य स्थापित करना है, सिक्किम जैसे राज्य की एंट्री करानी है, तो इस प्रकार की जो घटना है वो किसके अंदर आती है? इसी प्रकार के आर्टिकल के अंदर आती है, मतलब इसी प्रकार की प्रक्रिया के अंदर आती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, किसी राज्य का आपको बाउंड्री परिवर्तित करना है, नाम परिवर्तित करना है, किसी के लेजिस्लेटिव काउंसिल खत्म करनी है या क्रिएट करनी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, कौन से आर्टिकल के अंदर पढ़ते हैं बेटा अपन लेजिस्लेटिव काउंसिल? बताइए, मैंने कल ही आपको पढ़ाया है। हम्म 169, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि आपको अगर कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करनी है या खत्म करनी है तो उसके लिए भी जो प्रक्रिया अपनानी होगी वो भी इसी के साथ होगी। अगर मतलब भत्ते वगैरह बढ़ाने हैं, सेकंड शेड्यूल के अंदर दिए हुए, वो भी इसी के अंदर आएंगे। कोरम ऑफ पार्लियामेंट, जो कि अभी माना जाता है कि 55 सांसद होने पर लोकसभा का कोरम पूरा हो जाता है, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। अगर हमको पार्लियामेंट के अंदर कोई दूसरी भाषा यूज करनी है, अगर हमें कोई ऐसा काम करना है जो सिटीजनशिप से संबंधित है, तो भी इसी प्रक्रिया के अंदर लिया जाएगा। साथ में अगर हमें यूनियन टेरिटरीज के अंदर कोई परिवर्तन करना है, या हमें शेड्यूल्ड एरिया जो 5th शेड्यूल के अंदर दिए हुए हैं या 6th शेड्यूल के अंदर दिए गए हैं, उनमें कोई परिवर्तन करना है, तो वो भी सब इसी दायरे में आते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से सिंपल मेजॉरिटी वाली जो चीजें हैं उसमें कितनी सारी चीजें आती हैं, ये आपको यहाँ पर समझ में आ गई है। फिर आप पूछेंगे कि सर सिंपल मेजॉरिटी तो समझ में आ गई, अब एक बात बताइए, दूसरे प्रकार की मेजॉरिटी कौन सी है जिसको बारे में आपने स्पेशल मेजॉरिटी शब्द दिया? देखो बेटा, स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। स्पेशल मेजॉरिटी का पहले तो अर्थ समझिए। स्पेशल मेजॉरिटी 2 चीजों से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी?
दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी चीज से मिलकर बनी हुई है? सदस्यों की कुल संख्या जो है ना, नहीं बेटा हर दिन इस दिन नहीं होगी हिमाली, आज सुबह नहीं हो पाई थी इसलिए इस समय पर हो रही है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी के अंदर क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है कि अगर सदस्यों की कुल संख्या 543 कह रखी है मान लीजिए लोकसभा में, तो इसका अगर लिख रहे हैं सर इसी टाइम ले लिया करो, ऐसा यार इस समय तक पूरी थकान हो जाती है यार सुबह का आदत सही है, सुबह से क्या है मैं भी फ्री हो जाता हूँ टाइम से। हाँ 11 बजे ठीक है, मतलब ये इस समय क्या होता है कि मैं भी पूरी तरह ड्रेन हो चुका होता हूँ क्योंकि दिन भर से क्लास पढ़ाते पढ़ाते ना गला दुख चुका होता है। गर्म पानी पी के मतलब इस समय क्लास ले रहा हूँ, मतलब हिम्मत नहीं हो रही है क्लास लेने की, मैं थक चुका हूँ पूरी तरह से, ठीक है ना। तो मतलब सुबह का शेड्यूल एकदम सही होता है, उसी समय सही रहता है। आज सुबह से नॉन स्टॉप क्लास चल रही है, मेरा मतलब थकान अपने 7वें आसमान पर है। तो भैया ऐसी स्थिति में इसका 50%, इसका 50% कितना हुआ? इसका 50% हुआ लगभग 272। तो ऐसी स्थिति में 272 सीट्स जो हैं मिनिमम इनका तो समर्थन चाहिए ही चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? 272 सीट्स का तो समर्थन चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, सर क्लास में हूं, क्लास से निकल के करता हूं। इसके अलावा जो अन्य है, अन्य से मतलब क्या हुआ साहब? अन्य से मतलब हुआ प्रेजेंट एंड वोटिंग के अलावा, मतलब ये तो कुल सदस्य संख्या का 50% हुआ। एक मिनट तो साहब इधर देखिए दूसरी स्थिति क्या बनी कि साहब अगर उस दिन संसद के अंदर सदस्य जो हैं वो 400 उपस्थित हुए थे या 300 उपस्थित हुए थे, तो क्या मानना होगा? भाई देखिए कुल सदस्य संख्या तो 543 है, लेकिन संसद में सांसद जो हैं वो तो कितने भी हो सकते हैं, 500 भी आए हो सकते हैं, 300 भी आए हो सकते हैं, 400 भी आए हुए हो सकते हैं, है ना, 350 भी आए हुए हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। सांसद तो प्रेजेंट कितने भी हो सकते हैं ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि इसका 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का, जैसे मान लीजिए कि 300 तो ये था और इसका 2/3 यानी कि 200, इनमें से जो ज्यादा होगा, ठीक है, इनमें से जो ज्यादा होगा, कौन ज्यादा है? 50% वाला, तो इस संख्या को तो मिनिमम वोट देना ही पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए सर सांसद उस दिन 500 आ गए तो क्या करेंगे? अगर 500 आ गए तो ऐसी स्थिति में 3 एकम 3 पिछिंग 18, तो भैया ये देखिए संख्या कितनी बन गई, इतने सांसदों को वोट देना ही पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि स्पेशल मेजॉरिटी में दो चीजें लागू होती हैं, 50% और 2/3। इनमें से जो भी सेट बैठ जाए ना, वो ज्यादा वाली चीज लेने की। तो बोले सर एक वाली स्पेशल मेजॉरिटी और होती है जो राष्ट्रपति को हटाने के काम में ली जाती है, वो क्या है? वो स्पेशल मेजॉरिटी एक विशेष प्रकार की स्पेशल मेजॉरिटी है जिसमें आपको कुल सदस्य संख्या का 2/3 लेना होता है। कुल सदस्य संख्या का, जब आप इंपीचमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया? 3 एकम 362। 362 सांसदों से वोट लेकर के ही आप इंपीचमेंट कर पाते हैं। वो केवल एक इकलौती स्पेशल मेजॉरिटी है जो सबसे ज्यादा सांसदों के साथ ही होती है। क्लियर है? तो कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे पास में 3 प्रकार से मेजॉरिटी काम करती है। कौन कौन सी? एक तो मैंने आपको बता दिया, साधारण बिल के साथ में काम करती है।
दूसरी मैंने आपको बता दी कि यहां पर जो संख्या है, सदस्य संख्या है, उसकी प्रेजेंट एंड वोटिंग का तो 2/3 और कुल सदस्य संख्या का 50% से ऊपर, ये स्पेशल मेजॉरिटी। तीसरा जो मैंने आपको बताया, एक मेजॉरिटी जिसमें कि जो स्पेशल मेजॉरिटी है उसके साथ में आधे राज्यों की सहमति भी लेनी होती है, आधे राज्यों की सहमति भी लेनी होती है। अब आप पूछेंगे कि सर इन दोनों में मतलब डिफरेंस कैसे क्रिएट करें। एक तो हुआ स्पेशल मेजॉरिटी वाला काम कि साहब स्पेशल मेजॉरिटी से, और दूसरा हुआ स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे राज्य। सर हमको आधे राज्यों की परमिशन क्यों चाहिए, ये बहुत तगड़ा सवाल है, और इनसे केवल परमिशन लेनी पड़ती है। अब आज सवाल ये क्यों सर, मतलब आधे राज्यों की परमिशन क्यों जरूरी है। तो एक लाइन में मैं आज आपको एक पॉइंट सिखा रहा हूं, जो उसको समझ गया वो हमेशा आंसर दे देगा। क्या पॉइंट ये है बच्चों कि आधे राज्यों की परमिशन उस स्थिति में जरूरी होती है जब देश की संघीय व्यवस्था अर्थात फेडरल स्ट्रक्चर संकट में हो। अब आप पूछेंगे कैसे साहब, मैं बताता हूं। मान लीजिए कि आपको अनुसूची 7 में परिवर्तन करना है, शेड्यूल 7 में चेंजेस करने हैं। आप मुझे बताइए शेड्यूल 7 में जो चेंजेस होंगे, शेड्यूल 7 याद है किसी को क्या है, बताइए तो जरा। यस, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब इनमें से अगर मुझे एक प्रस्ताव निकाल करके, एक विषय निकाल के इधर से इधर डालना है, तो ऐसी स्थिति में स्टेट का काम कम हो जाएगा और यूनियन का काम बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में स्टेट को तो ये लगेगा ना भाई कि आपने स्टेट के अधिकारों को कम कर दिया और केंद्र के अधिकारों में उन्हें डाल दिया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? स्टेट के अधिकार कम, केंद्र के अधिकार ज्यादा कर दिए। और जब स्टेट के अधिकार कम और केंद्र के अधिकार ज्यादा हो गए, तो आपने देश की संघीय व्यवस्था, जिसके लिए इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, तो आपने उसको नुकसान पहुंचा दिया। तो कोई भी बताइए कब इस चीज से बच सकता है कोई? संविधान संशोधन करके अगर हमको करना है तो समझ में आ गया। बच कब सकते हैं? बच तब सकते हैं जब हम इस पूरी व्यवस्था को आधे राज्यों से पूछ कर करें। अदरवाइज तो देश के अंदर सरकारें इस घटना को कभी घूट सकती हैं। तो जब आधे राज्यों से पूछ करके परमिशन ली जाएगी तो ही यह प्रक्रिया हो सकती है। बोलो इतनी बात समझ में आई? फिर बोले सर और कौन से केस में ऐसी बात हो सकती है? और हो सकती है साथियों, यदि आपको ये सारे कार्य करने हो और इन कार्यों को करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपको राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था बदलनी है, ठीक है, तो आपको अगर राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था बदलनी है तो उस समय पर, अब साहब आप पूछेंगे उस समय राज्य से पूछने की क्या जरूरत है? तो साहब आपको उस समय राज्य से पूछने की इसलिए जरूरत है क्योंकि असल में आप हो सकता है कि राज्यों की वोटिंग को ही इग्नोर कर दें कि यार छोड़ो ना, राज्य से पूछने की जरूरत क्या है, राज्य को वोट मत दिलवाओ, तो आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। एमएलए को वोट दिलवाने के लिए इंपॉर्टेंट ही ना समझे। क्लियर हो गया? ऐसे ही मान लीजिए आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकारों में परिवर्तन करना हो, तो ऐसी स्थिति में फिर से आप दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए ये प्रावधान रखा जाता है। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि सर एक बात बताइए, केवल स्पेशल मेजॉरिटी लगा करके, ध्यान से सुनिएगा, केवल स्पेशल मेजॉरिटी लगा करके कौन से संविधान संशोधन किए जा सकते हैं जिसमें कि राज्यों से पूछने की जरूरत नहीं है? तो साथियों, देश के फंडामेंटल राइट, डीपीएसपीज और ऐसे प्रोविजंस जो कि साधारण बहुमत से सेटल ना होते हो और आधे से अधिक राज्यों से पूछने की जरूरत ना पड़ती हो,
वो सभी स्पेशल मेजॉरिटी से हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो हमारे सामने बड़ा सवाल ये बना कि राष्ट्रपति, हमारे समझ में आ गया कि आधे से अधिक राज्यों से पूछने की जरूरत राष्ट्रपति के केस में है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के केस में है, यूनियन और स्टेट के बंटवारे के बीच में है, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो अनुसूची 7 की हैं, मतलब अनुसूची 7 के अंदर दी गई जो पावर है उनके बंटवारे की हैं, और इवन जो आर्टिकल नंबर 368 खुद है, अगर कोई इसमें संशोधन कराना चाहे, 368 में ही संशोधन कराना है। रुपेश सर मैं टीचर बनना चाहता हूं, कैसे प्रिपेयर करूं? पढ़ाई करो अच्छे से बेटा, बन जाओगे। आरएनए का पीडीएफ अपलोड क्यों नहीं हुआ है? अभिषेक यार ऐप पर डाल दिया होगा अभिषेक, ऐसा संभव नहीं है आरएनए का पीडीएफ ना डाला हो। मैम आरएनए का पीडीएफ नहीं डाला है आज टेलीग्राम पर, एक बार देख लीजिए। अभी डल जाएगा बेटा, अभी डल जाएगा। संदीप की दिक्कत भी देख लो। संदीप स्पेशल रिक्वेस्ट प्लीज लॉन्च एनी। अच्छा संदीप बताओ क्या दिलवाना चाहते हो, बताओ वही सोचते हैं। नवीन सर आपकी ऑफलाइन बुक बंद हो गई क्या? लखनऊ में सर अब सिर्फ ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट ही मिलेगा। यार नवीन 15 दिन की समस्या और समझ लो, मेरा खुद का पब्लिकेशन चालू हो जाएगा भाई। पुराने पब्लिकेशन के साथ बात बैठी नहीं, इस चक्कर में नहीं पहुंच पाई। सर ऐसा करोगे नहीं, इट्स बेटर टू डू इट ऑन योर ऑन। मेरा गुल्ला डाउट कहाँ पर उठाते हैं आप? अनिल सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो ठीक है, लेकिन ऐसे स्टेट कौन वोट देता है? बेटा स्टेट से कंसेंट लिया जाता है अनिल, वहां की विधानसभाओं से कंसेंट लिया जाता है, ठीक है। मेरी तो आज आंखें नहीं खुल रही हैं। आरएनए की पीडीएफ अभी डल रही है बेटा, है ना, चिंता ना करें, बोल दिया है मैंने। ठीक है, हाँ जी, इनके बाद में पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देंगे आपको, चिंता ना करें, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई है तो बहुत बढ़िया है। तो आपने प्रॉपर तरीके से आज अमेंडमेंट सीख लिया, प्रोसीजर सीख लिया, और इसके बाद में अब हम इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हुए हैं संविधान के अंदर उनका डिस्कशन आगे वाली क्लास में कर लेंगे। आज क्या भैया, हमारी पढ़ाने की एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई है। आप में से अगर किसी को कुछ बातचीत करनी है तो कर ले, मैं आपको डाउट्स के जवाब दे सकता हूं, और कुछ भी करना हो तो बस इतना ही था यार आज, ठीक है ना। ऑनलाइन तो है ही ना बेटा, बुक अवेलेबल है अभी। आरएनए सीडीएस के लिए बिल्कुल इनफ है बेटा। सर जी आप ऑफलाइन भी पढ़ाते हो क्या अलवर में? हाँ भाई बिल्कुल पढ़ाते हैं। सुशील बिल्कुल। लोन वाली प्रोसीजर के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, अंकित अवस्थी सर के नाम से है, वहां पे हो जाएगा। पुनीत वहां पे चले जाओ, ये वाली जो प्रोसीजर है ना, ये वाली जो प्रोसीजर है, या तो अनअकैडमी पर सीधे एप्लीकेशन पे चले जाओ। अगर कोई आपको हेल्प नहीं मिल रही है तो आप मेरे ग्रुप पर भी, टेलीग्राम ग्रुप पर जा सकते हो, वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वो लोग हेल्प कर देंगे तुम्हारी, ठीक है।
अंजना बेटा अभी बुक कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है ना, और नहीं होने के पीछे कारण ये है कि मेरे पब्लिकेशन के साथ में दिक्कत हो रही है, तो मैं खुद का पब्लिकेशन शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद दिक्कत खत्म हो जाएगी। संदीप, यार संदीप क्या ही बताएं यार। सर मैं पुलिस, जया, जया का डाउट। गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा, बताओ। सर मेरा डाउट तो वैसे अभी है नहीं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आप यूपीएससी कैटेगरी में पॉलिटी नहीं पढ़ा सकते क्या? यार पढ़ा सकता हूँ, एक्चुअली क्या है, समय का बहुत ज्यादा किल्लत मतलब क्राइसिस चल रहा है यार। संदीप भी यही पूछ रहा है, आप भी यही पूछ रहे हो। हाँ सर, मैंने जो सब्सक्रिप्शन लिया था आइकॉनिक का, तो आप ही को मतलब आप ही की क्लासेस देख के लिया था। नहीं वैसे मैंने पॉलिटी पढ़ा रखी है विशाल, अगर तुम चाहो तो मेरी पुरानी क्लासेस देख सकते हो, मतलब सेक्शन में मेरी कितनी क्लासेस पड़ी हुई हैं। पर एक्चुअली क्या है कि मतलब डिटेल टाइम निकालने के लिए काफी समय निकालना पड़ता है। इन दैट केस अगर आप चाहो तो मैं करा तो सकता हूँ, पर आप एक बार मेरी पुरानी क्लासेस देख लो, उसके बाद भी रिक्वायर्ड लगता है तो मुझे बताना, फिर ट्राई करेंगे, है ना। सर लाइव होता तो बेटर होता। नो डाउट, मैं मानता हूँ इस लाइव बात। होता तो। हाँ सर। यार एक्चुअली क्या है कि अभी इन दिनों थोड़ा सा समय का क्राइसिस चल रहा है, ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं। थोड़े दिनों बाद ले लीजिएगा। हाँ, थोड़े दिन बाद मैं सोचता हूँ, यही संदीप यही लाइन बोल रहा है इतनी देर से कि आपके वो थोड़े दिन बता दो कब होने वाले हैं। आप लोग सर अभी मैंने मतलब आप तो डाउट पूछ लेना आप, है ना। हाँ सर, ठीक है, और कहाँ मैंने से? क्या आपके करंट अफेयर्स की क्लासेस यूट्यूब से लेना स्टार्ट किया था, अच्छा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मैंने मतलब मैं रोज़ लेता हूँ वो क्लास, वेरी गुड। नहीं वो कभी मिस नहीं रखना करता। आप, वो मत छोड़ना आप, है ना। वो क्या है, हाँ आपको बहुत ज्यादा मतलब दुनियादारी की समझ देगा, और उसको समझने के बाद आपका हाँ न्यूज़पेपर पढ़ना या आंसर राइटिंग स्किल वो सब काफी डेवलप हो जाएगा, सर। है ना। और हम्म। ठीक है सर, आप अलवर से हो सर? हाँ बेटा, मैं अलवर से हूँ। सर मैं आप अजमेर से हूँ सर। आप कहाँ से हैं? अजमेर से। अच्छा, राजस्थान से ही हैं आप, सही है। जी सर। ठीक है बेटा, है ना, गुड लक बेटा। जया, जया का डाउट। जया तुम्हारा अभी कॉल भी आ रखा था, दिख नहीं रहा है। महिमा, आज सिविल टाइम्स पर जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा? सिविल टाइम्स वाला आज सबके लिए थोड़ी था। मैं एसएससी का सब्सक्रिप्शन लिया हूँ। आराम कीजिए, आपकी आंखें आज नहीं खुल रही। यहाँ ठीक है, मतलब बच्चों के डाउट्स तो मैं देख ही सकता हूँ। चलो फिलहाल के लिए यार यहीं रोकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं यार, सुबह बात करते हैं अपन, ठीक है।